Hello students, I hope all you are good. This is Ashish and welcome to Convient Education. आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ये पार्ट सेकंड है, पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। उसमें हमने इंट्रोडक्शन, वाइमर रिपब्लिक एंड वर्साइल ट्रीटी देखा था। ठीक है, आज हम उसके आगे इसमें पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट टॉपिक है द इफेक्ट ऑफ द वॉर। द इफेक्ट्स ऑफ द वॉर की जो वॉर हुई उसके क्या असर हुए, कौन सी वॉर हुई थी। ये हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं जो 1914 से लेके 1918 के बीच हुई थी। उस टाइम पे हिटलर रूलर नहीं था, ये याद रखना, उस टाइम पे हिटलर रूलर नहीं था। ठीक, फिर जो वॉर हुई, वॉर हैड डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट बोथ साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। जो ये वॉर हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई, हर तरफ तबाही मचाई। ये नहीं कि सिर्फ हारने वाले को नुकसान होता है, जो वॉर जीतता है उसको भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो साइकोलॉजिकली भी इम्पैक्ट किया इसने और फाइनेंशियली भी इम्पैक्ट किया। क्रेडिटर्स टर्न्ड इनटू डेबिटर्स। जो क्रेडिटर्स थे मतलब जो पहले कर्ज देते थे दूसरे देशों को, अब वो कर्ज लेने वाले बन गए। ये यूरोप की बात हुई है। यूरोप पहले इतना डेवलप्ड था, डेवलप्ड कॉन्टिनेंट था कि वो लोगों को कर्ज देता था, मतलब दूसरे कंट्रीज को कर्ज दिया करता था। अब उसे खुद पैसों की जरूरत पड़ने लगी, वो खुद कर्जदाता हो गया। फिर वाइमर रिपब्लिक कैरिड बर्डन ऑफ वॉर गिल्ट एंड नेशनल ह्यूमिलेशन। वाइमर रिपब्लिक फर्स्ट पार्ट में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो देख लेना वाइमर रिपब्लिक क्या होता है। तो वाइमर रिपब्लिक जो था उसको बहुत ज्यादा ही गिल्ट महसूस हो रहा था, या उसको गिल्ट डाल दिया गया था, उसको ब्लेम किया गया किसके लिए, नेशनल ह्यूमैनिटी के लिए, सॉरी ह्यूमिलेशन के लिए, सॉरी ह्यूमिलेशन के लिए, नेशनल ह्यूमिलेशन के लिए उसे ब्लेम किया गया। किसने ब्लेम किया? ऑफ कोर्स जर्मनी की पब्लिक ने उसको ब्लेम किया था, क्योंकि नेशनल ह्यूमिलेशन क्या था, ये वर्साइल ट्रीटी की बात हो रही है। जो वर्साइल ट्रीटी हुई थी उसके लिए वाइमर रिपब्लिक को ही रिस्पॉन्सिबल माना गया, कि वाइमर रिपब्लिक की वजह से ही ये सारी चीजें हुई है। वर्साइल ट्रीटी हुई जो कि जर्मनी की एक तरह से बेइज्जती थी, जर्मनी को दिखाया गया था कि वो कितना दबा कुचला निचला है, उसको दबाया गया था। ठीक, पूरे वॉर का ब्लेम उठा के जर्मनी पे डाल दिया गया था। तो इसी वॉर गिल्ट और नेशनल ह्यूमिलेशन को कौन बर्दाश्त कर रहा था? वाइमर रिपब्लिक बर्दाश्त कर रहा था। फाइनेंशियल क्रिपल टू पे द कंपेंसेशन। अब देखो, जो वाइमर रिपब्लिक था या जर्मनी था, उसको ये ब्लेम किया गया कि तुम्हारी वजह से ये वॉर हुई, जिसकी वजह से इतना सारा नुकसान हुआ। तो अब ये जितना भी नुकसान हुआ है वो कौन पे करेगा? जर्मनी पे करेगा। जर्मनी को कंपनसेशन के लिए बोला गया कि जर्मनी क्या करेगी, कंपनसेशन देगी इस वॉर के लिए। किसे देगी? यूरोप को। यूरोप के वो देश जो वॉर जीते थे, जिसमें कौन कौन था? यूएसए था, यूएसएसआर था, हमारा फ्रांस, एंड नेक्स्ट ब्रिटेन। ब्रिटेन था ना। तो इन्हीं इन्हीं देशों को अब क्या करेगा, कंपनी कंपनसेशन देगा, वॉर जो उसने लड़ी थी उसकी वजह से इन्हें जो नुकसान हुआ था। और भी थे, बस ये मेन थे। ठीक, फिर उसके बाद है सोशलिस्ट, कैथोलिक्स, डेमोक्रेट्स, ये सारे क्या थे, ये सपोर्ट कर रहे थे किसको? वाइमर रिपब्लिक को। ये आपके जो सोशलिस्ट थे, मतलब ये विचारधाराएं हैं। ठीक है, कैथोलिक विचारधारा के सोशलिस्ट और डेमोक्रेट्स जो थे, ये लोग सपोर्ट कर रहे थे किसको? वाइमर रिपब्लिक को सपोर्ट कर रहे थे। फिर कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल्स कॉल्ड देम द नवंबर क्रिमिनल्स। जो कंजर्वेटिव सोच वाले थे, रूढ़िवादी लोग थे, वो क्या कर रहे थे, उन्होंने वाइमर रिपब्लिक को ब्लेम किया था, क्या क्या के, नवंबर क्रिमिनल्स कह के। नवंबर क्रिमिनल्स क्यों कहा था? क्योंकि जो वर्साइल ट्रीटी हुई थी वो नवंबर में ही हुई थी, 1918 नवंबर में। फिर सोल्जर कम प्लेस्ड अबव सिविलियंस। अब देखो, जब वॉर हुई थी तो सोल्जर का प्लेस जो था वो वॉर की वजह से आम पब्लिक से ऊपर आ गया था, क्योंकि सोल्जर्स ने बहुत बहादुरी से वॉर लड़ी थी, उन्होंने अपने देश की प्रेस्टीज को बचाया था, संभाला था। तो इसी वजह से जो सोल्जर्स थे उनको सिविलियंस के अबव, ऊपर
स्थान दिया गया था। तो आदमियों को क्या बोला जाता है, मैन को अग्रेसिव होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए और मैस्कुलिन होना चाहिए। ठीक। फिर ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ। अब ट्रेंच लाइफ के बारे में बताया गया, ट्रेंच के बारे में बताया गया। ट्रेंच क्या होते हैं? ट्रेंच वो गड्ढे होते हैं जहाँ पे सैनिक रहा करते थे, वॉर लड़ा करते थे। ठीक है, जहाँ पे वो छुप के वॉर लड़ा करते थे और रहा करते थे। अब ये तो ट्रेंच की बात हो गई। ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ मतलब उसको इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया, पर असलियत क्या थी? ट्रेंच लाइफ बहुत ज्यादा बेकार थी। देखो वहां पे जो आर्मी मतलब जो सोल्जर रहते थे, अब वो कैसी सिचुएशन होगी जरा इमेजिन करो। जब कोई एक आदमी गड्ढे में रह के वॉर लड़ रहा है तो कई सैनिक वहां मारे भी जाएंगे। अब मारे जाएंगे तो वो उनको उठा के तो लेके जा नहीं सकते उस टाइम पे, क्योंकि वॉर चल रही है। बाकी सैनिकों को वॉर संभाल लिया तो उन सैनिकों की बॉडी क्या होगी? डिकम्पोज होना स्टार्ट होगी, दूसरे जानवर आके खाना स्टार्ट करेंगे, मतलब चूहे, रैट्स। तो रैट्स क्या करते थे, उन्हें आके खाने लगते थे। तो देखो सोल्जर कैसे सिचुएशन में है, सोल्जर वहां वॉर लड़ रहा है, उसके आसपास लाशें हैं और उन्हें चूहे, माउस, रैट्स आके खा रहे हैं। अब वो वॉर लड़ते लड़ते देखो गोले बारूद का भी सामना कर रहे हैं, इस जैसी चीज जैसे कि मरे हुए सैनिक जवानों और चूहों के बीच है कि वॉर लड़ रहे हैं। तो इन सारी चीजों लाइफ के बारे में बताया गया, ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ की कैसी वहां की लाइफ थी। फिर सपोर्ट ग्रीव फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप। ये देखो ये जो वॉर हुई ना 1914 और 1918 वाली, और इसके बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ? 1939 से लेकर 1945 तक। तो इसके बीच में ये जो बाकी के ईयर्स रहे 1918 से लेकर 1939 तक के बीच में, इसमें डेमोक्रेसी आना बहुत मुश्किल रहा। डेमोक्रेसी बहुत ही महीन धागा था एक हिसाब से समझ लो, क्योंकि डेमोक्रेसी यहाँ पॉसिबल ही नहीं थी, क्योंकि कुछ ऐसे राष्ट्र थे जो वॉर की वजह से पीछे जा चुके थे और जो जीते थे वो भी वॉर की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान में थे। तो उस टाइम पे डिक्टेटरशिप ने जन्म लिया कि जो अपने राष्ट्र को बचा सके, अपने राष्ट्र की बेइज्जती का बदला ले सके। तो इस वजह से ये जो इतने भी ये वॉर के अफेक्ट्स हुए, इसके वजह से डिक्टेटरशिप जन्मी वो राष्ट्रों में जहां पे वो वॉर में हार गए थे, और जो जीते थे उन्हें भी अपनी लाइफ को प्रॉपर स्टेबल करने के लिए उन्हें भी एक डिक्टेटर की नीड सी महसूस होने लगी, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी उतनी ज्यादा खास डेवलप नहीं हुई उस टाइम पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटिकल रेडिकल्स एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ स्पार्टकिस्ट लीग, पैटर्न ऑफ बोल्शेविक रेवोल्यूशन। देखो रेवोल्यूशन हुआ, अब जर्मनी की हालत वैसे ही बहुत ज्यादा खराब थी, वाइमर रिपब्लिक रूल कर रहा था। अब वाइमर रिपब्लिक के अपोज में कौन खड़ा था? स्पार्टकिस्ट लीग। ये कोई पार्टी नहीं है अभी, ये याद रखना, ये एक ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन टाइप में समझ लो, ये एक ग्रुप है स्पार्टकिस्ट लीग। ठीक। अब इसने क्या किया? रेवोल्यूशन कर दिया, मतलब आंदोलन कर दिया, क्रांति कर दी। किस पैटर्न पे? बॉल्शविक रेवोल्यूशन। बॉल्शविक रेवोल्यूशन कहाँ हुआ था? रूस में। बॉल्शविक रेवोल्यूशन कहाँ हुआ था? रूस में। ठीक है, उस टाइम पे ये यूएसएसआर था। फिर सोवियत ऑफ वर्कर्स एंड सेलर्स इस्टेब्लिश्ड। अब देखो इनके ग्रुप्स बनाए गए, सोवियत बनाए गए, किसके? वर्कर्स एंड सेलर्स। वर्कर्स तो पता ही होगा मजदूर, और सेलर्स नाविक, ठीक है, नाव चलाने वाले। अब इनके ग्रुप्स इस्टेब्लिश किए गए। फिर बर्लिन डिमांड्स फॉर सोवियत स्टाइल गवर्नेंस। जो बर्लिन था उसने डिमांड करी किस चीज की? कि जो सोवियत में, मतलब सोवियत मतलब यूएसएसआर में जिस स्टाइल की गवर्नमेंट है ना, उसी टाइप की गवर्नेंस यहाँ पे भी लाई जाए जर्मनी में। अब इसका विरोध किया, अपोज किया, किस किसने किया? सोशलिस्ट ने, डेमोक्रेट्स ने और कैथोलिक्स ने। इन सब ने बर्लिन की इस डिमांड का विरोध किया, अपोज किया, और इस रेवोल्यूशन का भी अपोज किया। और ये सारे मिल गए किसके साथ? वाइमर के साथ, वाइमर रिपब्लिक के साथ ये सारे मिल गए। वाइमर रिपब्लिक क्रश्ड अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ फ्री कॉर्प्स। अब जो वाइमर रिपब्लिक था उन्होंने ये जो आंदोलन हुआ, ये जो रेवोल्यूशन हुआ, इसको पूरी तरीके से क्रश कर दिया, बंद करवा दिया, खत्म करवा दिया। किसके हेल्प से? फ्री कॉर्प्स। फ्री कॉर्प्स कौन थे? ये वो आर्मी या वो सोल्जर्स थे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बच गए थे। ठीक है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बचे हुए जो सोल्जर्स थे उनके ग्रुप थे। ठीक है,
फिर इसके बाद स्पार्टकिस्ट फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। फिर स्पार्टकिस्ट ने क्या किया, पार्टी बनाई, कौन सी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। ऐसा क्यों लिखा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी, क्योंकि ये कम्युनिस्ट पार्टी इंटरनेशनल है, हर जगह है। ये कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया में भी है, तो इंडिया की कौन सी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ऐसे ही ये जर्मनी की थी, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी है आज में। फिर कम्युनिस्ट जो ये स्पार्टकिस्ट ने बनाई थी वो वाली कम्युनिस्ट, और जो सोशलिस्ट थी पहले से, ये दोनों ही बहुत भयंकर एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इरकॉन्सलाइबल इरकॉन्सलाइबल एनिमीज। फिर कुड नॉट स्टैंड अप अगेंस्ट हिटलर। ये दोनों ही एक दूसरे के इतने ज्यादा कट्टर विरोधी हो गए कि ये कभी भी आगे जाके हिटलर के खिलाफ एक साथ खड़े नहीं हो पाए। दोनों ही मिलके कभी भी हिटलर का सामना नहीं कर पाए, क्योंकि दोनों में बहुत ज्यादा दुश्मनी थे, दोनों एक साथ हुए ही नहीं कभी। फिर पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन हाइटेंड बाय इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923। 1923 में क्या हुआ था, इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, जिसकी वजह से पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन हुआ, बहुत ज्यादा बढ़ गया। मतलब जो उस टाइम पे जो राजनीति चल रही थी उसका विरोध बढ़ गया बहुत ज्यादा। रेडिकलाइजेशन कट्टर विरोध, ठीक है, कट्टर। तो पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन हो गया बहुत ज्यादा, मतलब वहां का विरोध होने लग गया। जैसे कि आज की ब्रिटेन की सिचुएशन है, ब्रिटेन में क्या है, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, तो वहां के लोग क्या कर रहे हैं, वहां की पार्टी को विरोध कर रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पे भी हुआ था, पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन। फाउट द वॉर लार्जली ऑन लोन्स। जो जर्मनी ने वॉर लड़ी थी उस टाइम पे, वो उसने लोन लेके लड़ी थी, कर्ज लेके लड़ी थी। अब कर्ज लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा, तो वही चीज हुआ। रिपेरिशंस इन गोल्ड। अब उनके पास पैसे तो थे नहीं देने के लिए, तो उन्होंने उनके पास जो सोना था उन्होंने उससे लोन चुकाना स्टार्ट किया। अब जब सोना देना स्टार्ट किया तो सोना क्या हो गया, उनके पास कम होता गया, डिप्लेटेड गोल्ड रिजर्व्स। फिर 1923 में ही क्या किया, जर्मनी ने लोन चुकाने से मना कर दिया कि अब हम पैसा नहीं देंगे। जैसे ही उसने मना किया, अब जैसे तुमने किसी को पैसा दिया है वो नहीं देगा, तो जाहिर सी बात तुम उसका सामान उठा लोगे कुछ, या उसके सामान पे कब्जा कर लोगे, जो भी तुम्हें अच्छा लगता होगा, पसंद होगा। वही चीज हुआ। फिर फ्रेंच ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया रूर फॉर कोल। अब जो फ्रेंच था, फ्रांस था, उसने क्या किया, उसके इंडस्ट्रियल एरिया पे कब्जा कर लिया। कौन से पे, रूर पे। रूर पे क्यों किया, क्योंकि रूर ही था जहां पे कोयला मिलता था, तो कोयला के लिए उन्होंने रूर पे कब्जा कर लिया। फिर जर्मनी ने क्या किया, अब उसके यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राइसिस चल रहा था, पैसों की तंगी थी, तो जर्मनी ने करेंसी छापना स्टार्ट कर दिया, पेपर करेंसी छापना स्टार्ट कर दिया। आज जब उसने पेपर करेंसी छापना स्टार्ट कर दिया तो क्या हुआ, उसके जो वहां के रुपए की करेंसी थी, मतलब उनके यहाँ की जो करेंसी थी मार्क, वो गिर गई। करेंसी जैसे यहाँ पे रुपए बोलते हैं, वैसे वहां की मार्क करेंसी है जो कि गिर गई इन द सेंस, जैसे कि पहले एक डॉलर की जो कीमत होती थी वो मान लो अगर 10 मार्क थी, तो अब वो इतनी ज्यादा गिर गई कि अमेरिका के 1 डॉलर के बराबर अब उसकी कीमत 100 रुपए हो गई, 100 मार्क हो गई। तो इस तरह से करके ये बढ़ती गिरती गई। तो मार्क की करेंसी एक टाइम पे ये हाल हो गया कि उसकी करेंसी अरबों में चली गई, कि मतलब अगर यूएसए का एक आदमी 1 डॉलर रुपए खर्च करता है, 1 डॉलर देता है, तो इसका मतलब वो मार्क जर्मनी की करेंसी के बदले अरबों रुपए, जर्मनी की करेंसी जब अरबों में खर्च की जाएगी तब यूएसए का 1 डॉलर होगा। तो ये सिचुएशन हो गई थी उस टाइम पे। आई होप आपको क्लियर हुआ ये सारी चीजें। देखो, जब मार्क की वैल्यू क्या हो गई थी, गिरती जा रही थी, तो जिसकी वजह से क्या होता, जो प्राइजेस थे, गुड्स के प्राइजेस जो थे वो बढ़ते जा रहे थे, मतलब महंगाई बढ़ रही थी। और जब महंगाई बढ़ती है, जब बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाती है, तो उसे हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक, हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं जब बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाती है। अब ऐसी सिचुएशन देख के जर्मनी की ऐसी सिचुएशन देख के अमेरिका ने एक प्लान लेके आया। कौन सा, डॉवेस प्लान लेके आया, इंट्रोड्यूस किया। कौन सा, डॉवेस प्लान, जिससे अमेरिका की जर्मनी की हेल्प हो सके, अमेरिका जर्मनी की हेल्प कर सके। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अब इस डॉवेस प्लान में क्या था, डॉवेस प्लान के तहत जो भी उन्होंने पहले टर्म्स एंड कंडीशंस उस पर लगाई हुई थी जर्मनी पे, कि उसको कंपनसेशन देना है या ये चीजें देनी है, जिसकी मतलब
भुगतान करना है तो उसमें थोड़ी रियायत दी जाए, उन्हें रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, छूट दी जाए। तो इसी चीज को डॉवेस प्लान के तहत किया गया। ठीक, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द ईयर ऑफ डिप्रेशन। अब इसमें क्या हुआ, देखो जब ये डॉवेस प्लान आया तो डॉवेस प्लान की वजह से 1924 से लेकर 1928 तक तो स्टेबिलिटी रही जर्मनी में। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हो गया, मतलब ये एक शेयर मार्केट था, जब शेयर मार्केट क्रैश हो गया 1929 में, तो जिसकी वजह से वहाँ की कीमतें, या फिर एक हिसाब से समझ लो बहुत ज़्यादा तबाही सी मच गई इकोनॉमिक फील्ड में, इकोनॉमिकली डाउन हो गया वो। क्या, जर्मनी, ये वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश जो हुआ ये जर्मनी में नहीं हुआ था, ये अमेरिका में हुआ था। ये बात याद रखना, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो क्रैश हुआ था वो अमेरिका में हुआ था। फिर 24 अक्टूबर को क्या हुआ, करीब 13 मिलियन शेयर्स जो थे वो बेच दिए गए, सोल्ड हो गए, बिक गए। अब उसके बाद 1929 से लेकर 1932 तक जो नेशनल इनकम था यूएसए की वो गिर गई, वो आधी हो गई। जो पहले के कंपैरिजन में जो नेशनल इनकम थी अमेरिका की वो डाउन हो गई, आधी हो गई पूरी। तो इस तरह से अमेरिका की जो इकोनॉमिकल फाइनेंशियल कंडीशन थी वो भी बहुत बेकार हो गई, जिसकी वजह से अब वो जर्मनी को जो हेल्प दे रहा था वो बंद हो गई। जब जर्मनी की हेल्प बंद हो गई तो जर्मनी की इकोनॉमिक भी बहुत ज़्यादा डाउन होने लगी। अब देखो यूएसए की सिचुएशन क्या थी, फैक्ट्रीज शट डाउन होने लगी, फैक्ट्रीज बंद होने लगी, एक्सपोर्ट्स गिरने लगे, फार्मर्स बहुत बुरी तरीके से फंस गए, उनको बहुत नुकसान हुआ। स्पेकुलेटर्स ने अपना जो कैश, उन्होंने जो अपना मनी इन्वेस्ट किया हुआ था मार्केट में वो सारा उन्होंने वहां से मार्केट से उठा लिया, जिसकी वजह से मार्केट भी क्रैश होने लगी, डाउन होने लगी। फिर ये जो अफेक्ट हुए रिसेशंस के, ये सिर्फ यूएस की इकोनॉमी में देखने को नहीं मिले, ये पूरे वर्ल्ड वाइड में देखने को मिले, पूरी दुनिया में इस इकोनॉमी की वजह से बैंड बज गई, हर तरफ हर देशों की, कई देशों की बैंड बजी। अब देखो ये तो हमने यूएस इकोनॉमी की बात करी, अब जर्मन इकोनॉमी कैसी थी। अब जर्मन इकोनॉमी देखो 1932 में क्या हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था वो डाउन हो गया है, रिड्यूस कितना 40% तक कम हो गया। ये नहीं कि 40% कम हुआ, 40% तक कम हो गया। इट मीन्स कि अगर 1929 में जितना भी प्रोडक्शन होता था उसका अब सिर्फ 40% ही प्रोडक्शन होता है। इन द सेंस जैसे कि 1929 में अगर 100, एक मिनट, अगर 1929 में 100 शर्ट्स का प्रोडक्शन हो रहा था तो ये प्रोडक्शन 1932 में घट के कितना हो गया, सिर्फ 40 शर्ट्स ही रह गया। मतलब देखो 60 शर्ट्स का नुकसान हो रहा है, तो 60 शर्ट्स का जो प्रॉफिट, जो कीमत थी वो डाउन हो गई, चला गया, उनका नुकसान हो रहा है। तो इस तरह से जर्मन इकोनॉमी का जो प्रोडक्शन था वो 40% तक ही रह गया, रिड्यूस होके, कम होके सिर्फ 40% रह गया। अब अनएम्प्लॉयड कितने हो गए, 6 मिलियन वहाँ के लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, मतलब जिनके पास काम धंधा ही नहीं था। अब देखो इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, बेरोजगारी हो गई कि लोग वहाँ के अपने चेस्ट पे, अपने ऊपर एक तख्ती लगा के घूमते थे, एक टेबल टाइप में, छोटा सा स्लेट टाइप में, जिसमें लिखा होता था कि वो कुछ भी काम करने के लिए तैयार है, उन्हें काम चाहिए। ठीक, अब उसके बाद देखो जो यूथ था, नौजवान थे, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने लगे जब उनके पास काम नहीं था तो। और जिसकी वजह से क्या हुआ, टोटल डेस्पेयर फैल गया, मतलब निराशा, पूरी तरीके से निराशा फैल गई, हर तरफ से हताशा, निराशा है। फिर उसके बाद देखो इसका इम्पैक्ट एम्प्लॉयज पे भी पड़ा, एम्प्लॉयज हो गए, पेंशनर हो गए, जिनकी सेविंग्स हो गई थी वो सेविंग्स क्या होती गई, डिमिनिश होती गई, कम होती चली गई। ठीक, स्मॉल बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड, रेंट रिटेलर्स, बिजनेसेस गॉट रन, ये सारे क्या हो गए थे, खराब होते जा रहे थे। मतलब इनका किसी का ना बिजनेस चल रहा था, ना ही आमदनी इनकम प्रॉपर ढंग से निकल पा रही थी। ठीक, फिर इसके बाद देखो sections of society filled with fear of proletarianization। ठीक, प्रोलेटाइनाइजेशन। ठीक, तो इसमें क्या हुआ था, जिसकी वजह से जो लोग थे उन्हें डर लगने लगा था, सेक्शन सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस को, कि कहीं उन्हें अपना काम धंधा बंद करके लेबर मजदूरी ना करनी पड़ जाए। फॉल इन एग्रीकल्चर प्राइसेस। आप देखो एग्रीकल्चर प्राइसेस, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते थे उनके भी प्राइसेस जो थे वो गिरने लगे थे, जिसकी वजह से
किसानों की हालत भी कुछ खास अच्छी थी नहीं, खस्ता हुई थी उनकी हालत भी। वुमेन औरतों की बात करें तो वो भी बहुत परेशान थे, क्योंकि वो अपने बच्चों को प्रॉपर ढंग से खाना नहीं खिला पाई थी, पेट नहीं भर पा रहा था उनका। बिग बिजनेसेस इन क्राइसिस, जो बड़े बड़े बिजनेस थे वो भी क्या थे, क्राइसिस में चल रहे थे। अब देखो वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें भी कई सारे डिफेक्ट्स थे, जिसकी वजह से वो भी कुछ खास चला नहीं, जिसकी वजह से लोग प्रॉब्लम में होते। पहला तो था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन कैसे होते हैं उसके बारे में होता है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की वजह से कोई भी एक गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं आ पा रही थी, मतलब इन द सेंस की मेजोरिटी से नहीं आ पा रही थी, मेजोरिटी की गवर्नमेंट नहीं फॉर्म हो रही थी। वो मिलीजुली सरकार बन रही थी, अलायंस के थ्रू बन रही थी, जिसकी वजह से वो प्रॉपर काम भी नहीं कर पा रही थी। तो कोलिशन रूल ऑफ कोलिशंस, तो उसी मिलीजुली सरकार की बात हो रही। फिर उसके बाद है आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 में प्रेसिडेंट को पावर मिल जाती है कि वो कब जब चाहे इमरजेंसी लगा सकता है और सिविल राइट्स को सस्पेंड कर सकता है। तो इसी तरीके से कि जब राइट्स ही नहीं रहते थे सिटीजन्स के पास, प्रेसिडेंट जो मर्जी कर रहा था, इसकी वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो लोगों का विश्वास खोते जा रहे थे ये वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन। फिर वाइमर रिपब्लिक स्टार्ट 20 कैबिनेट, डिफरेंट कैबिनेट्स। अब देखो वाइमर रिपब्लिक कब से कब तक रहा था, 1918 से लेके 1933 तक रहा था। इन 15 सालों में, सिर्फ इन 15 ईयर्स में कितनी कैबिनेट्स बनी, 20, 20 कैबिनेट बनी अलग अलग। तो अब देखो हर एक साल भी प्रॉपर कैबिनेट नहीं चल पा रही थी। तो एवरेज टाइम क्या था हर एक कैबिनेट का, 239 डेज का था। अब पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम। और जो लोग थे उनको अब इस डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम पे भरोसा नहीं रहा था। अब उन्हें इस पे भरोसा नहीं रहा, तो उन्हें अब अगला ऑप्शन चाहिए था जिसपे वो भरोसा कर सके। तो अगला ऑप्शन कौन बना, हिटलर, जिसपे लोगों ने भरोसा किया। और फिर उसके बाद हिटलर आया, कब आया, 1933 में। अब हम नेक्स्ट पार्ट में हिटलर के बारे में जानेंगे, ठीक। तो ये पार्ट आपका यहीं फिनिश होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो। अगर चैनल की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।